यस, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। यस सर। ओके सर, ठीक है ठीक है, चलो सर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, क्या हुआ, हंस हंस क्यों रहा है? हाँ, नींद आ रहा है? भाई सो जा, बिजनेस क्या करना है, सो जाओ पहले। अच्छा देखो, तो बेसिकली अगेन गुड गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून हो गया चलो सबको। तो आज ना हम लोग बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कि इंडिया में बिजनेस को चलाने के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, जिसके ऊपर एक्चुअली पूरा इकोनॉमी टिका हुआ है। तुम लोग नोट्स ओपन कर लिया, शुभंकर एंड ये साहिल? तो देश के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक इकोनॉमी का मतलब एनवायरनमेंट का जरूरत है। यानी प्रॉपर इकोनॉमी तभी डेवलप हो सकता है जब उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो। बस, मानसी स्क्रीन शेयर है, एक बार मुझे कंफर्म करो ना। हेलो, हाँ सर। है ना? ठीक, हाँ। ओके सर। तो देखो, इंडियन इकोनॉमी नॉर्मल में नहीं बन जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसे जो लोग स्कूल में 11 12 लेवल में बिजनेस स्टडीज बोल के एक टॉपिक होता है, आईएससी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका कॉमर्स बोल के एक पेपर होता है। सीबीएसई वाले पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज के नाम पे और आईएससी वाले पढ़ते हैं कॉमर्स के नाम पे। आईएससी वाले का एक बिजनेस स्टडीज भी एक होता है, वो अलग है। वो अलग है, वो थोड़ा सा मैनेजमेंट लेवल में बात करता है। और कॉमर्स जो है वो मेनली बिजनेस स्टडीज को ही, मतलब जो सीबीएसई वाले का बिजनेस स्टडीज है उसको करता है। अब बात एक ही है, घुमा फिरा के जैसे भी तुम बोलो। अब आप लोगों को ना आज का क्लास थोड़ा बहुत वैसा ही आइडिया लगेगा कि जैसे बचपन का बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं 11 12 लेवल का, लेकिन ये उससे थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज्ड है। ठीक है, मैंने थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिकल में बात होंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल केस स्टडीज तरह का बात होगा जिसमें तुम लोगों को बिजनेस के बारे में और अच्छा अच्छा आइडिया मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बिजनेस तो सिर्फ नहीं है सर, बिजनेस का मेन पर्पस क्या है? इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, है ना? मेन पर्पस यही है। क्योंकि एक घर का बिजनेस स्ट्रांग हो जाए, किसी घर का बिजनेस अगर ठीक ठाक चले, तो हम लोग बोल पाएंगे ना कि घर का इकोनॉमी स्ट्रांग हो गया। जब बिजनेस देश का मतलब एक एक घर का अच्छा चलता है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि एक पाड़ा का इकोनॉमी अच्छा हो गया। एक पाड़ा का इकोनॉमी अच्छा हो जाए तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमी, एक गांव का इकोनॉमी अच्छा हो गया। अब 4 5 गांव को मिला के या 10 गांव 100 गांव को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बन जाए, तो डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमी अच्छा बन जाए। सिमिलर तरीके से 10 डिस्ट्रिक्ट मिला के या 50 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक स्टेट बना दो, उसका इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। ये पाइप मतलब एक ना एक साइंटिफिक मेथड है सर, इकोनॉमी को स्ट्रांग करना सिर्फ राजनीति का झंडा लहराने से नहीं होता है। जेनुइन बात कर रहा हूँ आपको कि जैसे आज आप लोगों को पता नहीं, अभी हावड़ा स्टेशन से मेरे को खबर मिला था। एक्चुअली मेरा भाई गया है उधर, तो उसी से मेरे को खबर मिला। ट्राइबल ग्रुप का एक मिছিল निकला है, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ रैली। ठीक है, तो ट्राइबल लोग, तो ट्राइबल तो कोलकाता के आसपास नहीं रहता है ना, वो लोग रहते हैं कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर। 3 4 डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में जहाँ ट्राइबल ग्रुप बहुत ही भारी मात्रा में है। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जैसे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है झाड़ग्राम बोल के, बांकुड़ा बोल के एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पुरुलिया बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बर्धमान का थोड़ा बहुत एरिया में है, मालदा के आसपास थोड़ा बहुत है। तो ये ट्राइबल लोग कोलकाता में आके रैली क्यों निकाला है? वो उनका कुछ इकोनॉमिक का डिमांड है, कुछ पर्सनल डिमांड भी है रिलीजियस मैटर को लेके। ठीक है, या फिर सबसे मेन बात ना जॉब को लेके है। तो कुछ ना कुछ उनके मन में मतलब भड़ास है, उसको निकालने के लिए कोलकाता को चक्का जाम कर दिया। एमजी रोड बंद है सुबह से। भाई हावड़ा गया था तो उसका ट्रेन भी मिस हो गया। अब कोलकाता का एमजी रोड बंद करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि एमजी रोड बंद बने पूरा कोलकाता का एंट्रेंस बंद हो जाए और पूरा बिजनेस का जो वेस्ट बंगाल का मेन जो सेंट्रल कैपिटल है वो बंद हो जाना। तो कितना भड़ास होगा कि वो लोग इधर आ गया और अपना रैली निकाल रहे। तो मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कोलकाता में है क्या? प्रॉब्लम कोलकाता में पॉलिसी मेकर्स लोग हैं। कोलकाता में वो लोग क्यों अटैक किए, मैंने अटैक मतलब कोलकाता में क्यों अपना प्रोटेस्ट के लिए आया? क्योंकि उनको पता है कि कोलकाता को हिला डालो तो फिर उनको आवाज आएगा। ठीक है, इसलिए वो लोग कोलकाता को लिया। अब हम लोग जैसे नॉर्मल लोग जब भी उधर जाएगा, चिल्लाएगा देखो कोई काम धंधा नहीं है, उधर से आ गया काला काला आदमी लोग। ठीक है, ऐसा ही बोलेगा ना। काला काला लोग आ गया, अरे भाई बात काला या गोरा से नहीं है।
बात है कि तुम वहां पर काम क्यों नहीं किए, उनको इधर आने का जरूरत क्यों पड़ा। मानसी समझ में आ रहा है तेरे को? हेलो, हाँ सर। समझ में आ रहा है ना सर? ये बिजनेस एनवायरनमेंट का ही हाँ सर। बात कर रहे हैं सर, ठीक है। तो बेसिकली एक सिंपल सा जो मैटर अभी चल रहा है आसपास में, इसीलिए मैं वो वाला कहानी बताया। अब पॉइंट इज दैट कि अब लोकल लोग तो सोच रहे हैं कोलकाता के कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, पूरा कोलकाता को चक्का जाम कर दिया, इतना गर्मी है आज, है ना, बहुत ज्यादा ह्यूमिड वेदर है यहाँ का, इसके अंदर ये लोग जाम कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम है कि उस पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया में बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सड़क नहीं बना है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ के बच्चे लोग प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है उनको, जॉब को लेके प्रॉब्लम है। ऊपर से कुछ और भी ग्रुप है जो अपने आप को ट्राइबल बनाना चाहता है, तो ट्राइबल लोगों का सिक्योरिटी को असर पड़ रहा है, तो सब कुछ लेके ये लोग इधर आ गए। तो मेरा मानना ये नहीं कि मैं जात पात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मानना है कि डेवलपमेंट सबके लिए इक्वल क्यों नहीं कर लेता। ठीक है, कोई ट्राइबल है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, सब अपना अपना है, सब इंसान तो है। मेरे हिसाब से सिंपल करो ना, मैंने मेरे हिसाब से मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का जो हिसाब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को ऐसा करो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो, वही आपको सिखाया जाएगा एक्चुअली। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, यही चीज आप लोगों को सिखाया जाएगा और सिखाने का कोशिश किया जाएगा कि आप लोग बात को समझो। अच्छा, आज आप लोग समझोगे तो 10 साल बाद आप लोग जब पोजीशन में होंगे तो आप लोग कुछ सोचोगे कि हाँ, कि इंक्लूजन होना चाहिए, सबको लेके चलना है, किसी को पीछे नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सारा का सारा इको पार्क में ही सारा पैसा डाल दो, नहीं, दैट्स ट्रू। हम लोग, मैं कोलकाता में रहता हूँ, जब वीकेंड होता है मैं भी अपनी फैमिली लेके निकलता हूँ, तुम लोग भी अपनी फैमिली लेके निकलते हो, इको पार्क में जाके बैठने में अच्छा लगता है, सिर्फ सीरियसली अच्छा लगता है, बहुत सुंदर बना है, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क इन एनी सिटी इन इंडिया। इतना बड़ा पार्क इंडिया में कहीं नहीं है, अभी इको पार्क सबसे बड़ा पार्क है इंडिया का। आई एम नॉट अगेंस्ट इको पार्क, मेरा मानना है कि इको पार्क बनेगा तो ट्राइबल एरिया में भी उनके भी डेवलपमेंट के लिए हॉस्पिटल बनेगा, अगर बना सकते हो तो बनाओ दोनों जगह को, एक तो फिर पार्क छोटा कर दो, कुछ पैसा उधर भी डाल दो। लेकिन ऐसा क्यों कि सिर्फ एक ही जगह में पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो और दूसरी जगह में ना हो, तब ऐसा ही चक्का जाम होता रहेगा। दैट्स द पॉइंट। अब पॉइंट है कि मैं डायरेक्टली पॉलिटिकल मैटर पे बात करती हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि सर आप तो डायरेक्टली पॉलिटिकल में आ गए। अब चलो नोट्स पे आओ। एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं पेस्टल एनवायरनमेंट, पेस्टल एनालिसिस। देखो इंट्रोडक्शन पॉइंट में पेस्टल दिख रहा है, अरे देखो ना, स्टार्टिंग में ही तुम लोग को एक फ्लो चार्ट दिखेगा, फ्लो चार्ट में नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट, मानसी दिख रहा है? मानसी दिख रहा है तुमको? हाँ देखो, सर। देखो बिजनेस हाँ। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एनालिसिस, उसके बाद क्या एनालिसिस दिया है सर? पेस्टल एनालिसिस, है ना। अब आपके मन में चल रहा है सर ये पेस्टल क्या है ना। ये पेस्टल ना एक्चुअली और कुछ भी नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है एक, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर काफी सारा पॉइंट आता है। अब मैं इतना देर से जिस पॉइंट पे बात कर रहा था, उस पेस्टल का पी उसको रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है पेस्टल का मतलब? साहिल बोल। पी फॉर, पी फॉर, पी फॉर, जोर से बोल। पीपल, नहीं सर, पी फॉर पीपल नहीं है, पी फॉर पॉलिटिक्स है। मिल गया? थोड़ा सा नीचे आओ, डिटेल्स मिलेगा। चलो मैं मानसी को दिखा देता हूँ। मानसी तुमको मैं नोट शेयर कर दिया, ऐसे चेक कर सकते हो। थोड़ा सा हाँ नीचे आ सर। जाओ, देखो मैं दिखा देता हूँ। पेस्टल एनालिसिस, अब मैं क्यों बताया मैं वो भी बताता हूँ कि अचानक से मैं पेस्टल के बारे में बात करना चालू कर दिया। अब मैं आप शुरू में ही तो आप लोगों को भड़का दिया, राजनीति का बात कर दिया, पर मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं राजनीति करूं आपके साथ। बट क्या है ना, ये इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि आप राजनीति समझो, मेरे चाहने से नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट ही चाह रहा है कि भाई बताओ स्टूडेंट को राजनीति क्या होता है। कहाँ चले, कितना नंबर पेज में है? 2 पॉइंट। हाँ सर पढ़े हो, मैं कहाँ बोला, मैं इसलिए तो स्टार्टिंग में बोला ये जो टॉपिक पढ़ोगे ये स्कूल वाला टॉपिक तुमको याद दिलाएगा, ठीक है, स्कूल वाला टॉपिक याद आएगा। 2.27 कहाँ रह गया भाई?
हाँ ये देखो, दिख रहा है मानसी, देखो পেস্টেল অ্যানালিসিস, সবাই দেখতে পেয়েছে? শুভঙ্কর দেখতে পেয়েছিস? हाँ, डिटेल्स में आ जा थोड़ा पेस्टल के। ओके, अब पेस्टल क्या बता रहा है देखो, द टर्म पेस्टल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्रेमवर्क। मानसी को दिख रहा है पेस्टल एनालिसिस के डिटेल्स? हाँ सर। ओके सर, सर मैं आज थोड़ा हाइब्रिड मोड पे हूँ ना, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनली क्या होता है सिर्फ ऑनलाइन चलता है, आज दोनों मोड पे एक साथ चल रहा है, यहाँ पर ऑफलाइन में भी स्टूडेंट लोग हैं, आपके साथ भी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी लोग तो ज्वाइन नहीं किया, बट कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई होना चाहिए। सो द टर्म, अच्छा मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया रे मानसी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट था ना? हाँ था। ओके ओके ठीक है, अरे मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है अच्छा देखो, तो फिर सबसे पहला क्या बता रहे हैं, द पेस्टल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस ऑफ मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर। अब आप बोलोगे सर मैक्रो है, इसका मतलब माइक्रो भी है। माइक्रो पे मैंने अभी बात नहीं किया, ऐसे आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना सर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्चुअल में आप जो पढ़ते हो वही बात यहाँ पर माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं करेंटली माइक्रो एनवायरनमेंट को थोड़ा सा स्किप करता हूँ, बाद में बात करूंगा सर। फिलहाल मैक्रो एनवायरनमेंट में बात करता हूँ कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है तो आपको मैक्रो एनवायरनमेंट को ठीक रखना है, माइक्रो को भी ठीक रखना है, बट मैक्रो को भी ठीक रखना है। अब मैक्रो के अंदर क्या पड़ता है, माने क्या आता है मैक्रो के अंदर, जैसे मैक्रो के अंदर आपको पेस्टल एनालिसिस आता है। अब पेस्टल के अंदर क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल, ये हो गया पेस्टल, ठीक है। मानसी बात समझ में आ रहा है? अब देखो, हाँ सर। अब पॉलिटिकल क्या होता है, पॉलिटिकल में जैसे द पेस्टल एनालिसिस सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड क्विक टू इम्प्लीमेंट। द एडवांटेज ऑफ दिस टूल इज दैट इट इज, मतलब ये एक तरह का टूल हो गया सर। टूल माने क्या होता है, टूल माने कोई पर्टिकुलर टेक्निक या यंत्र जिसके थ्रू से किसी चीज को ठीक किया जाता है, तो ये इकोनॉमी को ठीक करने का एक टूल्स माना गया। हाँ साहिल क्या कर रहा है, पढ़ रहे कि कहीं और है? हाँ, पढ़ने में मन नहीं है, तुमको टूल्स बना दूंगा, ठीक है। तो ये टूल्स बोला जा रहा है सर, इसको क्या बोला जा रहा है, टूल्स। टूल्स क्यों, क्योंकि टूल्स के अंदर क्या हो रहा है कि ये अगर आप पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल में जो ग्रुप्स हैं, एनजीओ वगैरह, इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देने से आपको समझ में आएगा। अब आप लोग भी जानते हो, जैसे पॉलिटिकली प्रेशर जो लोग क्रिएट कर सकता है, पॉलिटिक्स को दबाव में ला सकता है, जैसे नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में पॉपुलर क्या है, मानसी, मानसी को पूछता है, मानसी बोल, क्या क्या हाँ पॉपुलर सर। पॉलिटिकल पार्टी का नाम बता, इंडिया में चलता है बहुत ज्यादा। तुम लोग के उधर कौन सा पार्टी चलता है? बीजेपी, तुम लोग कांग्रेस। बीजेपी, कांग्रेस, और बताओ तुम लोग के उधर क्या चलता है? अरे तुम लोग के उधर लालू जी का पार्टी चलता है कि नीतीश जी का पार्टी चलता है? मैं नीतीश जी का। क्या नाम है, पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम आरजेडी, क्या है आरजेडी ना? हाँ हाँ आरजेडी। आरजेडी, लालू जी का आरजेडी है, नीतीश जी का? अब तो एक हो गया, ठीक है तो बात समझो सर, अब ये पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशर मिलता है, किस तरह का प्रेशर, जैसे कोई ग्रुप हो गया, ठीक है, तो ग्रुप क्रिएट करके कोई पॉलिटिकल पार्टी को माने क्या कर सकते हैं ना उनको, क्या बोलते हैं उसको, माने प्रेशर क्रिएट करते हैं कि भाई आप काम नहीं कर रहे हो। जैसे ट्राइबल ग्रुप, अभी आज का ही जो बात कोलकाता में हो रहा है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जो ट्राइबल ग्रुप आया है कोलकाता में आज रैली करने, ये ग्रुप है, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप है, इनका ऑब्वियसली कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है, कोई तो बैक कर रहा है इनको, एनजीओ है, कोई तो बैक करता है, तभी जाके ये लोग, कोई तो होगा दादा कोई तो होगा सामने जो आके इनको बोल रहे कि भाई आप करो मैं आपके साथ हूँ, और या फिर ऑपोजिशन वाले भी होते हैं ठीक है, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में कौन सा पार्टी चलता है, ममता दीदी का तृणमूल कांग्रेस। अब इनका ऑपोजिशन में कौन है, बीजेपी है, सीपीआईएम है पुराना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई तो है जो इन लोगों को क्या कर रहे हैं, बैक कर रहा है कि भाई करो तुम लोग करो, करेंट गवर्नमेंट को प्रेशर क्रिएट करो, ठीक है। अच्छा प्रेशर क्रिएट करने से क्या होता है, तो उनका जो मांग है, जो डिमांड है ना ट्राइबल ग्रुप का, वो डिमांड पूरा करने के लिए करंट गवर्नमेंट कुछ तो सोचेगा, कुछ तो करेगा,
तो प्रेशर में आके करेगा, नहीं करेगा तो फिर अभी चुनाव आएगा ना, जैसे 2024 का दिसंबर में चुनाव है, सॉरी 23 के दिसंबर में, दिसंबर नहीं 24 के मार्च अप्रैल में होगा, लोकसभा वोट होगा। लोकसभा वोट, अरे भाई कोई भी वोट हो, अगर एमपी कम हो जाए, जैसे लोकसभा वोट में एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कम हो जाता है तो भी तो प्रेशर आ जाएगा। समझ रहे हो सर? तो ऐसे करंटली टीएमसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे ज्यादा है, ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल से, ठीक है। अगर कल ऐसा हो कि तृणमूल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम हो जाए, बीजेपी का या सीपीआईएम का या कांग्रेस का एमपी बढ़ जाए, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट गुड फॉर टीएमसी। तो टीएमसी प्रेशर में आके क्या करेगा, काम करेगा। सर ये डेमोक्रेसी है, इंडिया डेमोक्रेटिक एक कॉन्सेप्ट चलता है ना, मतलब यहाँ पर पब्लिक अपना वोट अपनी इच्छा से दे सकता है। वो अलग बात की कभी कभी डेमोक्रेटिक सिस्टम काम नहीं करता, ठीक है, वो अलग बात है, वो पब्लिक के कारण ही है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम होने के नाते कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो, ये बहुत जरूरी है। जैसे अभी बीजेपी सेंट्रल में जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, दैट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। राहुल गांधी का उतना दम नहीं है कि सीरियसली जो मोदी जी को टक्कर में सामने कर पाए। तो कांग्रेस को कोई ऐसा फेस ढूंढना चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है, नॉट, और सिर्फ मेरा नहीं, मेरे हिसाब से 100 करोड़ भारतवासी का मानना भी यही होगा कि राहुल गांधी का वो दम नहीं है कि जो मोदी जी को टक्कर देगा। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मोदी को टक्कर देने के वाला कोई तो आए, तो सीरियसली मोदी जी के प्रॉब्लम को साइड कर सकता है। यानी मोदी जी बहुत इतना पावरफुल बन रहा है डे बाई डे, और वर्ल्ड वाइड ऑल्सो। सो ये देश के लिए अच्छा बात नहीं। देश में एक स्ट्रॉन्ग, मोदी जी खुद बोलता है, मोदी जी खुद बोलता है कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन तो बनो, वो खुद भी चाहते हैं। तो आई होप आप समझ रहे हो कि प्रेशर क्या होता है पॉलिटिकल। वैसे वेस्ट बंगाल में जैसे टीएमसी लास्ट 10-15 साल से राज कर रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं है, दैट इज नॉट गुड फॉर द स्टेट। बिहार में नीतीश जी और लालू जी एक हो गया, ये तो और खतरनाक हो गया बिहार के। पहले लालू नीतीश अलग अलग चलता था, अब वो लोग एक हो गया, तो प्रेशर कैसे मिलेगा। ऊपर से बीजेपी को वहां पर जगह बना नहीं दे रहा। नीतीश जी पहले बीजेपी के साथ था, गठबंधन तोड़ दिया, अब फिर भी थोड़ा जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा था, अब तो वो भी नहीं चल पाएगा। अब तो तीनों एक साथ है, अब तेजस्वी तो लालू का बेटा है। हाँ, वो यूपी में तो अलग हो गया था ना बाप बेटा, यूपी में अखिलेश यादव और उसका पापा का पार्टी अलग हो गया था ना, लास्ट में अलग कर दिया था। जो भी हो, आप लोग बात समझ रहे हो ना। तो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप, एनजीओ, इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन से एक बात मुझे आपको बताना पड़ेगा। आप लोगों को पता है बीजेपी जो पार्टी है, इस पार्टी का एक अभी भी नींद आ रहा है तेरे को? मैं इतना कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ फिर भी नींद नहीं जा रहा है? हाँ, ठीक है, मैं इतना कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ फिर भी, और ज्यादा करूँ क्या? वायरल करोगे मेरे को? सुनो सुनो, तो उल्टा सीधा बोलने से जैसे खान सर बोल देता है। खान सर बोल देता है, पूरा बोल देता है, कुछ भी बोल देता है और डरता नहीं। जैसे क्या बोलते हैं, बीजेपी का एक सपोर्टिव इन्फ्लुएंशियल एक पॉलिटिकल, पॉलिटिकल नहीं है, माने एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बीजेपी को फुल प्रूफ बनाता है। कौन सा पार्टी, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? पार्टी नहीं है ये, नाम बताओ। बीजेपी का कोर है, कोर। बीजेपी बीजेपी नहीं है वो, लेकिन बीजेपी को, बीजेपी बीजेपी तभी रह पाता है अगर वो रहेगा, तभी बीजेपी रहेगा, नहीं तो नहीं। बिजनेस सेंस से नहीं, बिजनेस सेंस से नहीं है, मैंने पॉलिटिकल सपोर्ट, मैंने बीजेपी बनता ही है उससे। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? मैं तो बोल सकते हो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अंदर आ रहा है बाहर नहीं आ रहा है, नाम बताओ। अरे इतना पॉपुलर नाम नहीं जानते आप लोग? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड का। हाँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मानसी को पता है? जो बीजेपी को बैक करता है। मानसी, कनेक्टेड हो आप? हाँ सर। बोलो सर, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बीजेपी को बैक करता है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है? वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं है।
आरएसएस नाम सुना आप लोग? दुख है हमारे देश का, आरएसएस का नाम नहीं सुना तो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। जो भी बड़ा बीजेपी नेता बनता है वो पहले आरएसएस का स्टूडेंट होता है। ये आरएसएस एक ना एक ऐसा संगठन है जो लोगों को देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए ट्रेनिंग देता है। और कोई बोलेगा सर बीच बीच में हिंदुत्व को भी तो नारा लगाता है। हाँ, चलो वो उसका एजेंडा है, जो है वो है, मैं झुटला नहीं सकता। ठीक है, हिंदुत्व का एजेंडा। लेकिन इंडिया को इंडियननेस की तरफ ले जाने का जो काम है वो आरएसएस करता है, और बीजेपी उसी से प्रेरित है। लेकिन आजकल आरएसएस का एक रिसेंटली, अगर आप लोग नहीं जानते, आरएसएस का जो हेड है अ, उसका नाम है करंट, उसका जो सबसे पहले जो जिन्होंने बनाया था उसका नाम था हेड केवर। ठीक है, आरएसएस आज वर्ल्ड का बहुत बड़ा है, आप लोग सोच नहीं सकते इसका मतलब करंट मेंबरशिप संख्या 6 मिलियन। 6 मिलियन मेंबर है, 5 to 6 मिलियन। और इसका ब्रांचेस है 56,000, वर्ल्ड वाइड इनका शाखा है। और ये ना ढाकढोल नहीं पिटता है, मैंने अपने बारे में कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, अंदर से काम करते हैं। और यहाँ पर ना ऐसे नहीं, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन कोई नॉर्मल नहीं कि आओ यहाँ पर और पॉलिटिकल बातें करो, नहीं। रिसेंटली आप लोग देखोगे मेंबर ऑफ हमारे पार्लियामेंट में एक भारत का मैप लगाया गया है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है ना, उसमें एक नया पार्लियामेंट का एक भारत का एक मैप लगा है ना। तो उस मैप को लेके पाकिस्तान बांग्लादेश सब चिंता में पड़ गया। ठीक है, वो मैप एक्चुअली आरएसएस का ही मतलब कॉन्सेप्ट में बना हुआ पुराना भारत का मैप है। ठीक है, ये वाला मैप मैं बता देता हूँ। वो मैप एक्चुअली पुराना पाकिस्तान, पुराना बांग्लादेश, मतलब आज का पाकिस्तान, मतलब पुराना भारत को दर्शाता है। ठीक है, और वही मैप न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगाया गया। अब पाकिस्तान बोले देखो, भारत पाकिस्तान को अपने अंदर दिखा रहा है, लेकिन वो हिस्टोरिकल कारण से दिखाया। और मेन रीजन है कि भारत के लोगों के अंदर ये भाव जगाने के लिए। ठीक है, अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है कि भारत देखो, मतलब जैसे चाइना क्या कर रहा है, पॉलिटिकली गेम खेलता है हम सबके साथ, वर्ल्ड के साथ। तो मोदी जी देख रहा है और आरएसएस देख रहा है कि अब समय आ गया है कि हम भी दुनिया को दिखा दे कि हम कौन है। तो ज्यादा अपने आप को कमजोर मानोगे या फिर ज्यादा डर डर के रहोगे तो मुश्किल क्या होगा कि दुनिया तुमको पॉलिटिकली प्रेशर क्रिएट करेगा। लेकिन तुम बताओ तुम कौन हो। तो ये जो न्यू मैप ये दर्शा रहा है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, इसमें वर्ल्ड का बहुत बड़े लोग बहुत कुछ बोला, बट इंडिया अपनी जगह में एकदम। ये एक्चुअली इसको बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसको कूटनीति बोलता है कि ऐसा कुछ करो कि दुनिया जले और डरे भी। क्योंकि तुम जितना कमजोर दिखोगे दुनिया तुमको उतना तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। तो इंडिया क्या किया, पुराना पाकिस्तान को अंदर डाल दिया, पुराना श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सब उसके अंदर है, क्योंकि वो एक्चुअल में भारत के अंदर ही आता है। जो एक्चुअल भारत का कॉन्सेप्ट है, जहां जहां भारत का कल्चर फैला हुआ था वो पूरा जगह, इवन इसमें तो इंडोनेशिया भी आ सकता था, फिर भी इंडोनेशिया को नहीं लिया गया। ईरान तक है इसके अंदर, अफगानिस्तान भी है, ईरान तक है। इसमें कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट बस इतना है कि इंटरनेशनल एक कॉन्सेप्ट अपना दबदबा बना के रखो। और भारत ये भी बताना चाहता है कि यही आज एक्चुअल में आरएसएस का मेन एजेंडा है, कि जहां तक भारत का परचम लहराएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत किसी को मार के काट के नहीं करेगा, ये थोड़ा अलग बात है। हम जैसे चाइना क्या कर रहा है, दूसरे के ऊपर दूसरा टाइप का इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, या फिर बहुत सारे कंट्रीज क्या करते हैं, जैसे जंग लड़के लेता है। भारत का ऐसा मतलब नहीं है। भारत का मतलब है कि कल्चरली पीस के साथ हम वर्ल्ड को एक सूत्र में बांधते हैं। इसके लिए आरएसएस ने एक पुराना संस्कृत एक श्लोक यूज करता है, जो रिसेंटली G20 में भी यूज किया गया। उससे पहले G20 के पहले जो नॉर्मल हो रहा था ना G20 के ऊपर बेस करके, और एक बिजनेस 20 भी तो हुआ, हर जगह में ये श्लोक यूज कर रहा था, वासुदेव कुटुंबकम। सुने हो मानसी, वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब जानते हो? हाँ बोलो, द होल वर्ल्ड इज, पूरा दुनिया एक फैमिली है। ठीक है, तो ये जो सोच है ना, यही आरएसएस का मेन सोच है। इसमें हिंदुत्व का मतलब लोग गलत सोच रहे हैं। रिसेंटली आरएसएस का जो चीफ है मोहन भागवत,
उन्होंने बोला कि जहां मेजोरिटी में या माइनॉरिटी में जो भी हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लोग ये सिर्फ हिंदू का पार्टी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। उल्टा जहां पर नॉन हिंदू ज्यादा है, अब नॉन हिंदू के लिए काम करो। मैंने आरएसएस के जो लोग हैं ना उनको वार्ता दिया, रिसेंटली हुआ है, नागपुर में हेडक्वार्टर है इसका। बोले आपके वहां पर जो मुस्लिम है उनके लिए काम करो, आपके वहां पर जो क्रिश्चियंस है उनके लिए काम करो, बुद्धिस्ट के लिए काम करो, जैनी के लिए काम करो, सिख के लिए काम करो। क्योंकि आरएसएस मतलब देखो, मेनली जगह का नाम हिंदुस्तान है, भारत है, तो इनका मानना है कि सबको इंक्लूड करके चलना है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो मुस्लिम है उसको हिंदू कर देंगे, क्रिश्चियन को हिंदू, ऐसा नहीं है। लेकिन सोच भारत का होना चाहिए। और इसमें क्या होगा ना, ये करने से दुनिया भी डरेगा। वाराणसी पे एक स्टेडियम बनेगा, देखा आप लोग? ठीक है, बनेगा, बना नहीं है अभी तक। नहीं नहीं, फाउंडेशन स्टोन लगाया। ठीक है, अभी उसका काम चलेगा। हाँ, डिजाइन आया है सर। ठीक है, वो वाराणसी में स्टेडियम बनेगा, उसमें जो फ्लाइट लाइट जो लाइट जलेगा, वो शिव जी का त्रिशूल है। और जो स्टेडियम का आकार है वो चांद जैसा है, आधा चांद जो शिव जी के सर पे होता है। तो शिव जी के सर पे होता है ना। और जो स्टेडियम का एंट्रेंस है वो डमरू है। ठीक है, और जो सीट है जिसमें लोग बैठेगा, वो बेल पाता का जो शेप होता है ना, बेल पत्र का, उसमें है। और उसमें फॉरेनर को सबसे पहले लेके आ जाएगा। जैसे लोग लॉर्ड्स में जाके मैच देखते हैं ना जिस एनवायरनमेंट में, तो ये सोच है कि जब मैच होगा इंग्लैंड के साथ होगा और फॉरेनर को बुलाया जाएगा, और वैसा एनवायरनमेंट बना के इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जाएगा। तो ये जो सोच है, इस सोच में तो भारतीयता है और तो कुछ नहीं है। वैसे ही कर रहे हैं, मेरे को अच्छा लगता है जो भी है। मैं तो बोलूंगा मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि इसी में अल्टीमेटली तुम दूसरे का चीज कॉपी करके अपना बिजनेस को कैसे डेवलप करोगे? जो अपना चीज है उसको दुनिया के सामने रखो तो तुम्हारा बिजनेस डेवलप करेगा। अब तुम ब्रिटिश का कुछ चीज कॉपी करके इंडिया में चलाओगे तो थोड़ी ना ब्रिटिश यहाँ पर देखने में खुशी करेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग बिग बैन बना दिए, क्या होगा? ये तो कार्टून जैसा होता है ना, ये जो लेक्टर्न में बना है। हमारा कुछ बनाओ ताकि दुनिया आके देखे कि भाई क्या है इंडिया में, तब ना टूरिस्ट आएगा। अब बिग बैन देखने के लिए थोड़ी ना इंग्लैंड के लोग इधर आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन अगर यहाँ का इंडिया का कुछ कार्य जो कला है, इंडिया का जो है, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ का कलाकार यहाँ का जैसे कुछ करेगा। जैसे लोग दक्षिणेश्वर टेम्पल देखने आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि वो जो कला है, वो जो वास्तु सिस्टम है, उसको देखने के लिए आते हैं। तब जाके दक्षिणेश्वर में कितना टूरिस्ट आते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर भी बहुत आते हैं। मायापुर इस्कॉन में लोग आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि वो इंडियन सिस्टम में बना हुआ है, उसको देखने का आते हैं। और दूसरे का चीज देखने के लिए थोड़ी ना दूसरे इधर आएगा। सो दैट इज द पॉइंट सर। अब चलो पढ़ाई के पॉइंट पे बात करते हैं। कंट्रोवर्सी करेंगे तो आप लोगों को मजा आता है, आई नो दैट, लेकिन पढ़ाई भी करना है। अच्छा, मानसी समझ में आ रहा है? थोड़ा बीच बीच में तू भी बोल दे। हाँ सर। टेक्नोलॉजिकल, टी फॉर पॉलिटिकल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल। अब बिना टेक्नोलॉजी का बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है? भारत चांद में चला गया तो कुछ विरोधी लोग भी है ना सर समाज में। तो चांद में जाके क्या होगा? चांद में जाके क्या होगा? पाकिस्तान तो गजब का बोला है। ठीक है, पाकिस्तान का झंडा में चांद होता है ना। ठीक है, तो ये हमारे एक बहुत फेमस पोएट है ना सर, क्या नाम है उनका? आप लोग जानते होंगे। अ, अरे, बहुत फेमस पोएट है, हिंदी हिंदी कवि है, जानते हो? यंग यंग जनरेशन कवि है, पोएट है, पॉलिटिकल। दिल्ली में केजरीवाल को उसी ने बनाया। मैं नाम भूल जा रहा हूँ। पॉलिटिकल बात भी करता है और कवि है मेनली। उनको सुन सकते हो। दिल्ली में जब केजरीवाल का सरकार बना था, तो वही मेन प्रवक्ता थे। मैंने उन्हीं के कहने पे लोग केजरीवाल को वोट दिया। राम आजकल राम कथा का काम कर रहा है। तो जो भी हो, मैं उसमें बात नहीं करूंगा। मेन जो पॉइंट में बात कर रहा था कि जब इंडिया चांद पे पहुंच गया, तो पाकिस्तान में आजकल यूट्यूबर लोग बहुत काम कर रहे हैं ना। तो पाकिस्तान में जाके वो बोल रहे हैं कि भारत तो चांद में पहुंच गए। तो फिर पाकिस्तान के आम लोग बोल रहे हैं कि चांद में जाके क्या होगा, चांद में जाने का क्या मतलब है? ठीक है, ऐसे ही एक नॉर्मल यूट्यूब में बता रहा था। तो फिर कोई एक ट्वीट किया कि हमारे तो झंडे में चांद है। तो फिर इसने हमारा जो कवि है उन्होंने ट्वीट किया, बोले झंडे में चांद और चांद में झंडे में फर्क होता है। तो बेसिकली ये अपने आप पे नहीं बोलना चाह रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी चिल्ला रहा था। ठीक है, किसी का
धार्मिक कॉन्सेप्ट में कोई यहाँ पर बात नहीं है, लेकिन अगर कोई इंडिया ने चला गया तो तारीफ करो ना। अच्छा भाई इंडिया सच में तारीफ तारीफ करने में क्या है, वो जल रहा है अंदर से। और फिर जल के मारे वो ट्वीट किया है, वो भी टैग करके हमारे यहाँ का पॉलिटिकल फिगर को, तो वो भी ट्वीट कर दिया कि झंडे में चाँद और चांद में झंडे में फर्क होता है। तो पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट इज दैट कि अब आपको यहाँ पर समझना है कि मेन पॉइंट क्या है कि जब टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, जैसे चांद में स्पेस का क्राफ्ट जो पहुंचा है, जो साउथ पोल में पहुंचा है, इससे टेक्नोलॉजी के लिए क्या हेल्प हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल, आप लोग डिश टीवी जानते हो, ये जो हम लोग घर पे डिश टीवी चलाते हैं तो सैटेलाइट के कारण चलता है ना। तो चांद खुद एक प्राकृतिक सैटेलाइट है ना सर। अरे चांद प्राकृतिक सैटेलाइट है कि नहीं, कह रहे साहिल। तो अगर हम लोग प्राकृतिक सैटेलाइट जो है उसको अगर बनाते हैं, तो प्राकृतिक सैटेलाइट के अंदर तो अपना पावर है। तो अगर हम चांद को समझ पाएंगे और चांद रिलेटेड और भी, अब देखो इंडिया ना पहले ये सब करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये ना प्रकृति के साथ छेड़खानी है। लेकिन आजकल क्या है ना, अगर तुम छेड़खानी नहीं करोगे तो बाकी दुनिया छेड़छाड़ कर देगा। नहीं तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि यहाँ से सूरज का डिस्टेंस कितना है, वेद में लिखा हुआ है सर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ है सब चीज का। इवन तुम लोग अगर हनुमान चालीसा सुनोगे, जो आज से 500 साल पहले लिखा गया है बनारस के घाट में तुलसीदास जी ने, धार्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, हार्डकोर ट्रूथ बता रहा हूँ कि एक बनारस का घाट में बैठा हुआ एक ब्राह्मण, जिसको अकबर उठा के लेके गया था, फिर बाद में ऐसा मंत्र हनुमान चालीसा तभी लिखा था, ऐसा हनुमान चालीसा लिखा कि सारा बंदर आ गया था पूरा किला को घेरने के लिए। तो फिर अकबर बोला कि इसके हनुमान चालीसा में इतना दम है कि सारा के सारे बंदर कैसे आ गया। तब अकबर बोला कि नहीं नहीं भाई ये बहुत पावरफुल है, इसको छोड़ते हैं और इनको जो भी चाहिए मैं दूंगा। तो हनुमान चालीसा जब वो लिख रहे थे उसमें एक लाइन लिखा है, मतलब वो वेद से ही लिया गया, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता है मधुर फल जान। अब युग सहस्त्र योजन पर भानु, जस्ट पॉइंट टू बी नोटेड, युग सहस्त्र योजन पर, भानु माने सूर्य होता है, सन। तो ये जितना किलोमीटर दूर में सन है, वो आज नासा करंट टेक्नोलॉजी यूज करके बता रहा है कि 15 लाख कोटि किलोमीटर दूर में सूरज है। और ये बात हम लोग आज से 4000 साल पहले, 5000 से, पता नहीं वेद कितना पुराना है किसी को नहीं पता। चलो अगर वेद को भी छोड़ दो, 500 साल पहले तुलसीदास जी ने लिखा है, वो वेद से लिखा है, लेकिन फिर भी अगर वो भी झूठे, एटलीस्ट नासा से पहले तो हम लोग जानते हैं। इसका मतलब यहाँ का फिर क्या हम लोग यहाँ से स्पेस क्राफ्ट भेजे थे क्या। कुछ तो मैथमेटिक्स है, कुछ तो साइंस है जो यहाँ के लोगों को पता है, नहीं तो कैसे लिखता। मजाक नहीं है सर, ये कोई कहानी नहीं है और ये कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। हाँ लोग मानते हैं, दिस इज हार्डकोर साइंस। जानो, बिना जान के बात नहीं करना चाहिए, जानो। फालतू में विरोधी करने के लिए विरोधिता नहीं करना, जब तक जानोगे नहीं तब तक कैसे बताओगे। अब टेक्नोलॉजी का इसका मतलब क्या, अगर मैथ्स पता है तो भी टेक्नोलॉजी काम करेगा। जैसे जब यहाँ से इसरो जब चंद्रयान को भेज रहा था, लास्ट बार गलती हो गया, लास्ट बार गलती हुआ था कि नहीं हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया तो टूट गया था। इसका मतलब वेलोसिटी में प्रॉब्लम हो गया था। वेलोसिटी समझते हो ना सर, स्पीड, कितना स्पीड में जाना चाहिए। अच्छा एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब अर्थ का ऑर्बिट को कोई स्पेसक्राफ्ट क्रॉस करता है और दूसरे ऑर्बिट में पहुंचते हैं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। एक ऑर्बिट में, ये इंडिया अर्थ का ऑर्बिट है, अर्थ का ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट घूम रहा है। जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी लेके पढ़ते हैं, उनको पढ़ाई जाती है ये सब चीजें। पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि अर्थ का जो ऑर्बिट है इसको घूमने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, फिर इस ऑर्बिट को कब वो छोड़ के निकल जाएगा। यानी कक्षपथ जो पृथ्वी का जो कक्षपथ है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो उसको छोड़ के वो चांद के ऑर्बिट में जाके पहले जाएगा, फिर जाके धीरे धीरे चांद में लैंड करेगा। तो कितना बड़ा साइंस है ये। हम लोग यहाँ पर नॉर्मल गाड़ी नहीं चला सकते ठीक ठाक से। तो सोचो कि ये टेक्नोलॉजी को कितना एडवांस कर सकते हैं। अब इससे धीरे धीरे डिस्कवरी होगा, पता लगेगा, सैटेलाइट सिस्टम अच्छा होगा। आज अमेरिका दादागिरी मारता है, चाइना दादागिरी लगाता है, टेक्नोलॉजी के कारण ना सर। और हमें लगता है कि ये जो एरोप्लेन चलता है ये राइट ब्रदर्स ने बनाया है ना। तो एरोप्लेन चलाने का जो नॉलेज है ये हमारे देश में भी था।
अब आप बोलोगे सर ये जबरदस्ती हो रहा है। आप लोगों को एक मूवी बताता हूँ, एक बहुत फेमस मराठी साइंटिस्ट है, क्या नाम मैं भूल जा रहा हूँ क्योंकि उतना ज्यादा इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। इसके ऊपर एक मूवी बनाया गया था। आयुष्मान खुराना को तो जानते हो, एक्टर एक्टर। मिथुन चक्रवर्ती को तो जानते हो। ये दोनों ने मिलकर मूवी को किया था। पुराना मूवी है, थोड़ा 2013-14 में बना था। उसमें जो मराठी साइंटिस्ट, तब राइट ब्रदर्स 19 समथिंग में एरोप्लेन का टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने रखा। उससे पहले 1830-40 का बात होगा। उस टाइम पे वो मराठा साइंटिस्ट ब्रिटिश जो हेडक्वार्टर था बॉम्बे में, उसके ऊपर से एक लकड़ी का बना हुआ हेलीकॉप्टर उड़ा दिया था, बड़ा सा। तो जब ब्रिटिश को ये पता लग गया, तो लंदन लंदन का जो रॉयल सोसाइटी है ना सर, जो साइंस को प्रमोट करता है, उनको खबर चला गया। फिर उनको पता लग गया, तो फिर इसको मार, मतलब कुछ भी तरह से उसका जो ब्लूप्रिंट वगैरह है उसे छीन लिया गया और उसको कारागार में डाल दिया गया, ताकि हमारे यहाँ का नॉलेज जो भी है वो आगे ना बढ़े, क्योंकि हम बढ़ जाएंगे तो फिर वो डोमिनेट किसको करेगा। तुम इनके बारे में रिसर्च कर सकते हो, मैं बस बता दे रहा हूँ, बाकी आपका काम है। जानो ना जानो आपके ऊपर है। मैंने इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को पता था। और इसका अगर पुराना कहानी में देखोगे, रावण सीता मैया को, है ना, पुष्पक रथ से लेके गया था। अरे भाई कहानी में बोल रहे कुछ तो था, नहीं तो बोल कैसे रहा है, कुछ तो था। तो इसका मतलब पुष्पक रथ अगर था तो पुष्पक रथ का डिजाइन भी होगा। आज कैसे चल रहा है, अब क्या पता 3000 साल पहले क्या था, डायनासोर के जमाने से पहले क्या था, किसको पता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो टेक्नोलॉजी, जिस टाइम पे इंडिया का टेक्नोलॉजी एक टाइम पे सच में बहुत डेवलप हुआ होता था, उसका सबसे और एक बड़ा प्रमाण, ज्यादा दूर नहीं जाना है, यहाँ से उड़ीसा चले जाओ, उड़ीसा में कोणार्क चले जाओ, सन टेम्पल जरूर जाना सर। वो सन टेम्पल गजब का सन टेम्पल है रे सर, आज तो वो कुछ नहीं है। उसके ऊपर क्या, उस पूरा जो सन टेम्पल है ना, उसके उसके ऊपर तो मैग्नेटिक एक पूरा एक सर्कल था, एक ऑर्बिट था। और वो उसके अंदर जो भगवान का मूर्ति वगैरह जो भी था ना सर, वो सब हवा में रहता था। हवा में था सर, सारा भगवान हवा में रहता था, मैंने ऐसा नहीं कि कोई दीवार में कुछ नहीं था, वो सब हवा में। और पूरा बिल्डिंग मैग्नेटिक फोर्स के साथ बना हुआ था। वो कोई सीमेंट का नहीं बना हुआ है, वही सीमेंट हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, ऐसे सब चीजें नहीं बना हुआ है। वो पूरा मैग्नेटिक फोर्स को यूज करके, आर्थ का ग्रेविटेशन को यूज करके, साइंटिफिक वे में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू से बना हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ, जब पोर्तुगीज लोग जहाज लेके बे ऑफ बंगाल क्रॉस करने के उधर इधर कर रहा था, तो जितना जहाज होता था सारा जहाज इधर खींच के आ जाता था, उस टेम्पल के मैग्नेटिक फोर्स के कारण। और उसके बाद किसी ने बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ आपदा आया, माने कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ, तो सारा का सारा जितना, मैंने क्या हुआ ना, वो पूरा ना बालू से ढक गया था। ऐसे समुंदर एरिया है ना सर, तो पूरा एकदम रेत वगैरह से ना पूरा ढक गया था। कम से कम 100 साल के आसपास वो ऐसे ही ढका हुआ था, किसी को शायद पता ही नहीं है। ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, ये लिए ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के आसपास वो ढका हुआ था। फिर एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, जब ब्रिटिश इंडिया को टैकल करने आया, उसमें से कोई साइंटिस्ट है, उसको पता लगा कि भाई कुछ तो है इधर, फिर उसको जाके डिस्कवर किया और फिर उसको अपना। लेकिन उस उतने दिन में जितना चुंबक वगैरह था, जो मैग्नेटिक सिस्टम था, सब टूट गया। अभी हम लोग जो देखने जाते हैं वो बस रूइंस है और कुछ नहीं। भारत का एक एक मंदिर एक एक साइंस का एग्जाम्पल है। चाहे वो गुजरात का सोमनाथ टेम्पल हो, चाहे तुम साउथ इंडिया में, अभी भी कुछ मिलेगा तुमको, अभी भी कुछ मिलेगा। अब तो हम लोग भूल ही गए हैं कि उसके पीछे क्या, अंदर क्या है, बाहर क्या है। साइंस पता होगा तब ना पता चलेगा। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फॉर एनी कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कौन टेक्नोलॉजी को ह्यूमन बींग के अच्छे के लिए यूज करेगा, कौन उसके बेकार के लिए यूज करेगा, वो अलग बात है। तो हमारा इंडिया का इस बार जो चांद में जाना, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि दुनिया भी देख रहा है कि भारत क्या कर रहा है। ऊपर से इंडिया गरीब आबादी वाला देश है,
फिर भी इंडिया कर सकता है। कोई कोई तो कनाडा ने शायद बोला कि जिस देश में इतना लोग गरीब है, उस देश में इतना टेक्नोलॉजी के पीछे पैसा लगाना कोई अच्छा बात है क्या? जल के मारे बोल रहे हैं। हाँ, CNN बोल रहा था ना। अरे भाई हम लोग, अच्छा अगर हमारा टेक्नोलॉजी अच्छा हो जाएगा तो हम लोग गरीब थोड़ी रहेंगे। फिर यही टेक्नोलॉजी हम दूसरे को एक्सपोर्ट ना करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? आज डिफेंस का प्रोडक्ट हमसे फिलीपींस लेता है, म्यांमार लेता है, अफ्रीकन नेशंस लेता है, तो फिर हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है? मैंने अमेरिकन लोगों का या यूरोपियन लोगों का मानना क्या है जानते हो? कि वही लोग सिर्फ डिफेंस बने साइंटिफिक चीजें बना सकता है और बना के लोगों को बेच सकता है, दूसरे के अंदर वार छेड़ सकता है। तो भारत देखा भाई, हम लोग चुप बैठ के कोई फायदा नहीं है, हम लोगों को भी आता है, हम लोग बनाए और उन लोगों से सस्ता दाम पे बनाए। तो हम लोग भी आजकल डिफेंस का प्रोडक्ट बना रहे हैं, सस्ता दाम पे बना रहे हैं और बेच रहे हैं। म्यांमार को इस बार बहुत बड़ा एक्सपोर्ट किया हम लोग, फिलीपींस को अग्नि मिसाइल्स दिए हम लोग। अब चाइना से भी नहीं लेगा लोग, यूरोप से भी नहीं लेगा, इंडिया से लेगा। कॉम्पिटिटर बन गए हम लोग और ये दुनिया को अच्छा नहीं लग रहा है। बात समझ में आ रहा है सर? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कोई नॉर्मल बात नहीं है। अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। रिस्क तो रहता ही है हमेशा इकोनॉमी को चलाने में, अनसर्टेनिटीज भी रहती है इकोनॉमी को चलाने में, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हो तो ऑटोमेटिकली ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगा। मानसी समझ में आ रहा है या फिर गप्पे सुन रहे हो? हाँ है सर। अच्छा, तो पॉलिटिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक माने प्राइसेस, सेविंग्स, लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। माने सिंपल बात है भाई, लोगों के पास सरप्लस इनकम कितना है, लोगों के पास सरप्लस इनकम कितना है, इस पे काफी सारा चीज डिपेंड करता है। अच्छा, लोगों के पास सरप्लस इनकम तभी ना होगा सर जब लोग ज्यादा इनकम करेगा। अगर इनकम कम है तो फिर सरप्लस कहाँ से होगा? जैसे इंडिया का अगर आप मैप देखोगे, कोई बोल सकते हो कि इंडिया का कौन सा साइड, करंट इंडिया का सर, कौन सा साइड इकोनॉमिकली डेवलप? मैंने साइड मैंने जोन, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, इसके अंदर वेस्ट। मानसी तुमको क्या लगता है, बोलो विच साइड ऑफ इंडिया करेंटली इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है? साउदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया? वेस्टर्न इंडिया माने गुजरात, महाराष्ट्र। मानसी को क्या लगता है? हाँ मानसी, मानसी का जवाब नहीं आ रहा। वेस्टर्न इंडिया सर, सर वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया। साधन पे भी ले सकते हो सर, साधन इंडिया वेस्टर्न से भी ज्यादा बेहतर बोल सकते हो। हम लोग इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चीज पढ़ते हैं ना, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। वेस्टर्न इंडिया में फिर भी तुमको इनइक्वालिटीज देखने को मिलेगा, साउदर्न इंडिया में इनइक्वालिटीज कम है कॉम्पेरेटिवली। मैंने ऐसा नहीं कि साउथ में नहीं है, पूरे भारत में इनइक्वालिटीज है, बट अगर मैं भारत के अंदर जोन दिखाऊं तो इनइक्वालिटी साउथ में सबसे कम है। मैंने भारत के अंदर, ऐसे तो है वहां पर भी तुमको गरीब बहुत मिलेगा, लेकिन भारत के अंदर इन माने वहां पर ना लोगों का, नंबर ऑफ लोगों का इनकम ना सिमिलर लेवल में तुमको बहुत दिखेगा। यहाँ पर कितना है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा रोजगार करता है, कुछ लोग, यहाँ पर बस्ती बहुत दिखेगा। साउथ इंडिया में तुमको बस्ती कॉन्सेप्ट बहुत कम दिखेगा, स्लम एरिया बहुत कम दिखेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम साउथ के किसी भी विलेज में विजिट करो, तुमको पता लगेगा। जस्ट विजिट एनी विलेज एरिया ऑफ साउथ इंडिया, विलेज इतना डेवलप हो सकता है तुम इमेजिन नहीं कर सकते। साउथ इंडियन विलेज के स्कूल को देख के आओ, प्राइमरी स्कूल्स को। सर वहां पर प्राइमरी स्कूल में लोग कंप्यूटर एजुकेशन लेते हैं, सबका पर्सनल लैब है सरकारी स्कूल्स में। और ये सिर्फ एक गांव का बात नहीं है, हर गांव का बात है ऑलमोस्ट। कुछ समझ रहे हो सर? और रोड इतना साफ सुथरा, पानी, नदी जितना भी है, जंगल भी है जितना है, ऐसे वहां पर भी काफी प्रॉब्लम रहा है। तुम लोग इसका बीराप्पान का नाम सुने हो? बीराप्पान के बारे में सुने हो? जो जंगल काट रहा था, चंदन का पेड़ काट रहा था, हाथी काट रहा था, हाथी को मार देता था। 2003 में या 4 में उसको पकड़ा गया, भयंकर दस्यु था सर। तो पढ़ना उनके बारे में, रिसेंटली अमेजन में उसके ऊपर एक सीरीज भी आया है, अमेजन में नहीं, नेटफ्लिक्स में।
हाँ, पुष्पा में जो दिखाया गया, हाँ टू सम एक्सटेंट नहीं, उससे वो बड़ा और बहुत बड़ा चीज था वो। पुष्पा में जो दिखाया गया वो तो सिर्फ चंदन लकड़ी का तस्करी करता था। और जो बीराप्पन था वो चंदन पेड़ का तस्करी नहीं, वो हाथी को मार के उसका दांत निकाल 1000 हाथी मार चुका है, ऐसा डेटा निकला सर। ऑलमोस्ट 1000 एलिफेंट को मार चुका है साउथ इंडियन जंगल। 1000 हाथी मारना नॉर्मल बात है क्या? जो भी हो, फिर भी साउथ इंडिया अपने आप को अभी भी कॉम्पेरेटिवली बना के रखा है। नॉर्थ इंडिया का प्रॉब्लम अलग है। नॉर्थ इंडिया का मेन प्रॉब्लम है कि ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एरा, ब्रिटिश एरा में नॉर्थ इंडिया को बहुत खराब हालत हुआ है। और उससे पहले मुगल एरा, जब भी इन्वेजन हुआ है ना, इन्वेजन के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नॉर्थ को हुआ है। नॉर्थ का टेम्पल्स वगैरह बहुत ज्यादा रूइंस हुआ है। बाहर से लुटेरा लोग बहुत आए, अफगान लोग बहुत लूट करने आया। ईरान के उस पार से तुर्कमेनिस्तान, ये सब जगह है ना, कजाकिस्तान, यहाँ से लुटेरा लोग बहुत आया। ये जो मुगल है कहाँ का है? मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये मिक्सड अप है। ये जो बाबर बाबर हम लोग करते हैं, ये बाबर कौन है? तैमूर लॉन्ग का फैमिली का एक ऐसे डिसेंडेंट है। उनका काम था सिर्फ दूसरे जगह में जाना, लूट करके आ जाना। मजा का बात है कि बाबर को बुलाया था एक इंडियन किंग नहीं, राजस्थान का। हाँ, नहीं, राणा सांगा मोस्ट ऑफ, वही हेमू नाम है उसका। राणा सांगा बाबर को बुलाया था, वो भी क्यों? इब्राहिम लोदी को दिल्ली के तख्त से हटाने के लिए। क्योंकि बाबर लोग नॉर्मली लुटेरे का काम करता था। इनका काम होता था कि बहुत पावरफुल होता था। मंगोलियन है ना, चेंगिस खान के बारे में सुने ना, जो पूरा आधा एशिया को अपने अंदर ले लिया था। आधा नहीं, पूरा एशिया। उन्हें वर्ल्ड में थे तब। तब वो बोला समुद्र के उस पार वाला एरिया को उतना लोग सोचता नहीं था। यूरोपियन एरिया, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और इधर का एशिया पूरा चेंगिस का पूरा ले लिया था। इतना उसके अंदर गुस्सा था। मंगोल था, मंगोल। चाइना के ऊपर है आज मंगोल। तो चेंगिस खान का ही खून है बाबर। अब बाबर लोग उसका वो कहीं पर टिकता नहीं था। वो जाता था, लूटता था, शेयर लेता था, चला जाता था। तो ये भारत का जो राजस्थान का राजा जो था ना, वो बाबर को बुलाया था कि आओ थोड़ा हेल्प करो, दिल्ली से इब्राहिम लोदी को हटा के दो, बदले में अपना शेयर लेके चले जाना। अब बाबर बोला कि भाई शेयर लेके नहीं जाना, इधर ही बाबर चला जा रहा था। बाबर का जो सेनापति था, नाम भूल गया मैं, तो बोला ये जगह अच्छा है, रह जाते हैं। रह गया। वो अलग बात है, हिस्टोरिकल मैटर है, मैं उस पर ज्यादा बोल नहीं। लेकिन कहने का मतलब नॉर्थ इंडिया में जो लूट पाट चला है, वो बेसिकली बाहरी इन्वेडर्स के कारण चला। और इसलिए नॉर्थ इंडिया का जो टेम्पल या जो भी एजुकेशन सिस्टम सब खराब हुआ है उस कारण से। और हम लोग बंगाल भी नॉर्दर्न इंडिया में पड़ता है। भारत को अगर दो हिस्सों में तोड़ोगे ना, तो एक साधर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। समझ रहे? तो ये है मेन प्रॉब्लम। बाकी इनइक्वालिटीज की नजर से देखो तो कंपेरेटिवली अभी साउथ इंडिया अच्छा काम किया है। सबसे खराब हालत है ईस्ट इंडिया का। मैंने बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और यूपी का ईस्टर्न पार्ट। मैंने वो जो क्या जगह है, जैसे बनारस के इस पार जितना सारा जगह है ना सर, जैसे कुछ एरिया है यहाँ पर, वो जिसके ऊपर एक मूवी भी बनाए रे बाबा, मिर्जापुर टाइप का जो जगह है। ठीक है, ये सब एरिया बहुत खतरनाक एरिया और सबसे हाईली पॉपुलेटेड भी है ड्यू टू अशिक्षा। यानी एजुकेशन लेवल बहुत खराब है। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर बहुत खराब है। लोगों के अंदर अभी भी बहुत पुराना कुसंस्कार बोलते हैं ना, सुपरस्टिशियस कॉन्सेप्ट बहुत है। तो ये सब कारण है जो ईस्ट इंडिया को बहुत पिछड़ा रखा है। और नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम क्या है? वो तो कनेक्टिविटी इश्यूज है। वहां पर भी प्रॉब्लम है, वहां तो और प्रॉब्लम है, ट्राइबल इश्यूज है बहुत ज्यादा। एक ट्राइबल ग्रुप दूसरे ट्राइबल ग्रुप को पसंद नहीं करता। मणिपुर में जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है, देखो, जैसे मणिपुर में लोग बोल रहे हैं कि सरकार फेलियर है। बात सरकारी फेलियरिटी का नहीं है, बात है कि अब दो ट्राइबल ग्रुप के अंदर जो दोनों ही मणिपुरी है, वो एक दूसरे के साथ मारपीट क्यों कर रहे हैं? अगर पहले से उनके अंदर प्यार मोहब्बत होता तो कोई किसी को मारपीट करा सकता है? इसका मतलब कुछ तो अंदर में प्रॉब्लम है। बाकी जो सरकार का जो भी विरोधी है वो फूट डाल रहे हैं वो अलग बात है, पैसा दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अंदर में प्रॉब्लम है। तो नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम है, मणिपुर में, नागालैंड में प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमें बहुत कुछ देखने को मिला है। मैं अंदर का बात कर रहा हूँ, तो न्यूज चैनल वाला बात नहीं करूँगा। न्यूज चैनल तो पॉलिटिकल फेवर में इधर उधर करता रहता है।
तो सर बिजनेस एनवायरनमेंट में आप देखो, पॉलिटिकल मैटर देखा, टेक्नोलॉजिकल मैटर देखा, इकोनॉमिक। तो जहां कर लोगों का, अच्छा देखो बुलेट ट्रेन कहाँ बन रहा है? भारत का पहला बुलेट ट्रेन कहाँ बन रहा है? नहीं, अभी बुलेट ट्रेन एक ही जगह में बना है। मैंने हाँ, प्रोजेक्ट तो है बुलेट ट्रेन का बहुत सारा जगह में, हावड़ा से भी एक प्रोजेक्ट है, हावड़ा टू दिल्ली मोस्ट प्रोबेबली। तो पहला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो चालू होगा वो है बॉम्बे से लेके सूरत तक, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत तक। तो आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा वहां पर क्यों होगा? क्योंकि वहां पर लोगों का इनकम ज्यादा है। क्योंकि बुलेट ट्रेन का जो टिकट कॉस्ट होगा वो ऑलमोस्ट एरोप्लेन का भाड़ा के जैसा होगा। अब एरोप्लेन के भाड़ा में कौन ट्रेन में चढ़ेगा? इसका मतलब सोचो कि वहां के लोग कितना कमाता है, तभी सरकार ने सोचा कि भाई यही बेल्ट पे करते हैं। अगर हावड़ा दिल्ली खुल भी जाता है ना, आई हैव ए डाउट। ठीक है, आई हैव ए डाउट, डाउट इन द सेंस कि पता नहीं कि कितना लोग अवेल करेगा। अब बुलेट ट्रेन तो बेसिकली एरोप्लेन का सब्स्टिट्यूट ही होने वाला है, फ्लाइट का सब्स्टिट्यूट होगा बुलेट ट्रेन। यानी काफी लोग फ्लाइट को छोड़ के बुलेट ट्रेन में आएगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन में यहाँ से दिल्ली मोस्ट प्रोबेबली 5 घंटा में होगा। 5 घंटे में जाओ, 5 घंटे में आ जाओ, ऐसा कुछ भी सुन रहा था मैंने। अभी दिल्ली जाने में 17 घंटा टाइम लगता है राजधानी में, ठीक है? तो 17 घंटा में तुम दिल्ली जाके वापस आ सकते हो। हाँ, घूम के वापस आ सकते हो। तो सरप्लस इकोनॉमी होने से तभी जाके तुमको ये सब देखने को मिलेगा, नहीं तो हम लोग को ना, देखो उधर बुलेट ट्रेन बना रहे, इधर नहीं बना रहे, बंगालीज के साथ कुछ प्रॉब्लम, अरे नहीं रे बाबा, एक प्रोजेक्ट बना के वहां से कुछ तो रोजगार करना होगा, नहीं तो प्रोजेक्ट टिकेगा नहीं। तो सरकार कोशिश यही कर रहा है कि अगर प्रोजेक्ट को सर्वाइव कराना है ना, नहीं तो क्या हो ना, कंपनी जैसे बंद हो जाता है। कंपनी बंद कैसे हो जाता है? कंपनी बंद इसलिए हो जाता है क्योंकि सर्वाइव करने के लिए जो लोगों का डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट है वो पूरा नहीं हो पाता। समझ गए सर? हाँ, ये होता है इकोनॉमिक मैटर। तो जो एरिया जितना इकोनॉमिकली, हाँ वो सेमी बुलेट है। सेमी बुलेट नाम दिया है, बट करंट जो इंडियन ट्रेन है उसी के तरह ही है, सेम काइंड ऑफ स्पीड ही है, बस अंदर थोड़ा सा अच्छा। ठीक है, अंदर बहुत ही अच्छा बनाया है, मतलब सिस्टम जो है वो मॉडर्न बना है। बाकी ट्रेन स्पीड वाइज एक ही है, थोड़ा सा 10-20 किलोमीटर इधर उधर, और कुछ नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है स्पीड रहने से नहीं होगा। जैसे रिसेंटली एक हावड़ा से पटना का एक चालू किया है, पटना का और एक रांची का। हाँ यही तो, विश्वकर्मा पूजा के दिन से मोस्ट प्रॉब्लम, हाँ लास्ट मंथ में किया, हाँ। एक हावड़ा रांची और एक हावड़ा पटना। तो उसमें खड़गपुर जाने का नॉर्मल ट्रेन यहाँ से डिस्टेंस लेता है 1 घंटा 1.5 घंटा लेता है, क्योंकि मैं तो खड़गपुर जाता रहता हूँ। तो 1.5 आवर लगता है अभी। तो वंदे भारत में बोल रहे हैं 1 घंटा 15 मिनट लगेगा। 6 घंटा, वो 2 घंटा से ऊपर। तो 15-15 करके, हाँ लॉन्ग रूट में तो अल्टीमेटली स्पीड समझ में आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा कर रहा है, और अंदर का फैसिलिटीज अच्छा कर रहा है, ये अच्छा बात है। लोगों को भी अच्छा लगेगा ट्रेन में चढ़ के, है ना? लेकिन टिकट थोड़ा ज्यादा महंगा है, 1200 यहाँ से सिलीगुड़ी, एग्जीक्यूटिव क्लास। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल डेवलपमेंट, बिजनेस है। अच्छा इलीगल, इसके बारे में रिसेंटली एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया है। रिसेंटली मतलब अमेंडमेंट में एक चर्चा चल रहा है। ये चर्चा मोदी जी जब 2014 में आया था उस टाइम पे ये चर्चा एक बार हुआ था सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ। भारत के जितने सुप्रीम कोर्ट है जज और हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके साथ इसके बारे में एक बार चर्चा हुआ था। 2014 में मोदी जी रोया था, ऐसा खबर है। बहुत रोया था, बंद कमरे में हुआ था सर, रोने का पिक्चर नहीं आया। तो क्यों रोया था, ऐसा खबर मिला था कि सुप्रीम मतलब इंडियन लीगल सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि आप ही बोलो ना कि कोई कोर्ट में केस करेगा, उस केस का सुनवाई कब होगा, कब उसका डिसीजन आएगा, कितना लेट होता है। नॉर्मल बंदा को अगर कोई डिस्प्यूट है किसी का, वो जाना चाहता है कोर्ट में जाके केस करेगा, सुनवाई करेगा, टाइम लग जाता है ना। तो ये लीगल सिस्टम डेवलप करना भी जरूरी होता है। बिजनेस डिस्प्यूट भी तो होता रहता है। तो एक छोटा सा डिस्प्यूट को सॉल्व करने में अगर 2 साल 5 साल 6 साल 10 साल लग जाए, तो फिर देश तरक्की कैसे करेगा? तो रिसेंटली फिर से बोला है कि लीगल बात जो लैंग्वेज, आप लोग लॉ पढ़ने में बहुत गुस्सा करते हो ना, लैंग्वेज टफ है, लैंग्वेज टफ है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि लॉ का जो लैंग्वेज है उसको नॉर्मल लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिखा जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट चीफ है, चीफ जस्टिस मोस्ट प्रोबेबली, उन्होंने बोला कि लॉ का जरूरत है देश को इजीली हैंडल करने के लिए। अगर लॉ ही लोगों के बर्डन हो जाए तो फिर ऐसा लॉ का क्या मतलब। तो एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, माने हो सकता नहीं, होगा। अब नॉर्मल बंगाली, हिंदी, जितना भी रीजनल लैंग्वेज है ना, हर लैंग्वेज में हर लॉ को लिखा जाएगा। अभी जैसे लॉ ना मेनली इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हर आम आदमी की भाषा में लिखा जाएगा और इंग्लिश को भी सिंपल किया जाएगा और यही चीज पढ़ाया भी जाएगा। अरे अभी जो इंग्लिश है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज खुद बोल रहे हैं, ये सिर्फ जो लोग प्रैक्टिशनर्स है उनके लिए है, ताकि वही पढ़ के समझ में आए और किसी को ना समझे। माने बेसिकली ये एक तरह का किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पैसा कमाने के लिए रखा गया है, ये टफनेस। सुप्रीम कोर्ट का चीफ खुद बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो लीगल सिस्टम जितना जल्दी तरक्की करेगा और जितना लीगल सिस्टम के बारे में लोगों को नॉलेज होगा, उतना देश के लिए बेहतर है। एक चीज आपको बता दूं कि अगर कोई बोलता है ना, मानो कि कोई लीगल काम कर लिया और फिर उसको सजा हुआ, तो वो बोलता है कि मेरे को पता नहीं था। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे देश का नियम मेरे को पता नहीं है। अब कोई बोलेगा सर हर कोई क्या लॉ पढ़ के आएगा? आप लोग फिर भी CS पढ़ रहे हो, आपको बिजनेस लॉ का नॉलेज तो मिलता है, कंपनी लॉ का नॉलेज मिलता है, इकोनॉमिक लॉ, स्टॉक मार्केट लॉ का नॉलेज मिलता है, लेकिन बाकी सिविल लॉ का नॉलेज तो नहीं मिलता। लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मैं आपको बता दूं कि हमें लॉ नहीं पता, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। आप लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन का, आप लोग तो बीकॉम में भी मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है, चाहो तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास है, पढ़ सकते हो। ऐसे CS लोगों को पढ़ाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही 5-7 लेक्चर्स होता है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। वहां पर ये सब बात लिखा हुआ है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मुझे लॉ नहीं पता, मैं क्या कर सकता हूँ, ये कोई बात नहीं है। कोई भी, मतलब आप लोग तो पढ़ा लिखा हो, रास्ते में जो रिक्शा वाला, ट्रॉली वाला है ना, वो भी नहीं बोल सकता। इसका मतलब गवर्नमेंट चाहता है कि सबको लॉ के बारे में नॉलेज हो, तभी आप लोगों को संविधान पढ़ाने के लिए कॉलेज में भी मैंडेटरी किया है कि सबको देश के बारे में जानना है, सबको देश के लॉ के बारे में जानना है। तो पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड लीगल, बात समझ में आया? मानसी बोलो। हाँ सर। सोशल मैटर क्या होता है? सामाजिक मैटर भी बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हर समाज का एक ट्रेडिशंस होते हैं, है ना, हर समाज का बिलीव होता है, लिटरेसी रेट होता है, वैल्यूज होता है। वैल्यू माने, वैल्यू माने क्या सर? मोरल वैल्यूज, सही गलत के बीच में फर्क कर। सबसे बड़ा चीज वैल्यू का मतलब ऐसा होता है कि इन द फेवर ऑफ ह्यूमैनिटीज होना चाहिए। वैल्यू का मतलब ही होता है जो ह्यूमैनिटीज के फेवर में हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या जानते हो? बहुत सारे केस में हम लोग देखते हैं समाज में कुछ लोग ना अपना नियम बना के रखा है और दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हमारा ऐसा ही नियम है, हम ऐसे ही मानते हैं। हर समाज का अपना अपना है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि नाम लेने से ना लोगों को खराब लग सकता है। लेकिन आप लोग, मैं न्यूट्रल मोड पे बोल रहा हूँ, अब बात को समझे कि समाज हर समाज में है, हर तरह का, मतलब मैं अगर धार्मिक बात भी कर लूँ, लाइक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैनी, सिख, सभी समाज में कुछ ना कुछ आपको लोचा मिलेगा, सबका है। और ना कुछ भी पूछो ना, यही तो नियम है, चले आ रहे हैं, मेरा पापा ने किया, उसका पापा ने किया, उसका पापा ने किया, उसके पापा ने किया, तो चले आ रहे हैं, तो करते हैं। अरे भाई बात चले आने का नहीं है, बात है कि मोरल वैल्यूज है क्या जो कर रहे हो, क्या उसमें मोरल वैल्यूज हैं? जैसे मैं आपको एक सिंपल बात करता हूँ, आज से 100 साल पहले हिंदू समाज में एक बहुत भयंकर नियम दिखता था, मेनली हिंदू समाज में दिखता था, मैं बाकी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। एक बहुत भयंकर नियम था कि हस्बैंड की मौत के बाद उसके वाइफ को जिंदा चिता में जला दिया जाता था। अच्छा बोलो, कौन सा ह्यूमैनिटीज, कौन सा मानव धर्म ऐसा नियम बना सकता है? ना तो कहीं वेद में लिखा है, ना कोई पुराण में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। कुछ लोग
समाज का ठेकेदार बन के अपना पावर का मिसयूज करने, लोगों को डराने के लिए इस तरह का नियम बना के रख दिया। और फिर वो डर लोगों के मन में, जैसे डर कैसा होता है, डर इज मोर देन डेंगू, मलेरिया, उससे भी भयंकर है डर। एक बार घुस गया ना, तुमको डरा दिया, वो डर जाएगा। वो डर, जैसे लोग, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में डर फैला हुआ है ना, सीए के बारे में डर फैला हुआ है कि नहीं है मार्केट में, है ना, क्योंकि ये भयंकर है, ये डेंगू मलेरिया या कोरोना से भी भयंकर है। एक बार लोगों के मन में घुस जाए तो फिर वो मन में बैठा लेता है कि ये हो नहीं सकता, इस तरह का। तो उस जमाने में भी ना सेम तरह का कुछ लोगों ने क्या किया, जो समाज का ठेकेदार बन के नियम को लागू कर दिया। अब फिर समाज में ऐसे चलता गया, और ऐसा बूढ़ा बूढ़ा लोगों के साथ बच्चा बच्चा लड़कियों का शादी करवाता था। अब बूढ़ा तो कुछ दिन में मर जाएगा, फिर बच्ची का क्या होगा, उसको भी जिंदा डाल दोगे क्या? लेकिन ऐसा होता था। अब ये समाज का नियम है, ये वैल्यू बताता है समाज का, ये समाज को तोड़ता है, खत्म कर देता है। और वही हुआ है। इसीलिए मेडिवल पीरियड से किसी भी जाति धर्म का देख लो, और अभी भी किसी जाति या धर्म में वही पुराना विचार, जो विचार वैल्यूज नहीं रखता, अगर अभी भी है तो उसको खत्म करना चाहिए, इमीडिएट इफेक्ट। जब तक वो खत्म नहीं होगा, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, चाहे किसी भी धर्म में। अब हिंदू धर्म में ये कॉन्सेप्ट जो था, काफी सारे लोग, जैसे वेस्ट बंगाल के जो फेमस थे उस टाइम पे, वेस्ट बंगाल नहीं था, बंगाल था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, राम मोहन रॉय, ठीक है, ऐसे कुछ समाज सुधारक आए थे। महाराष्ट्र में विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, समाज सुधारक के काम पे। फ्रीडम फाइटर भी थे, ज्यादातर जैसे समाज सुधारक के काम किए, तो समाज को सुधारा, लोगों को एडुकेट किया, अच्छा बुरा के अंदर फर्क समझाया, तो सोशल बिलीफ को वापस लाया। ऐसा नहीं कि सोशल खराब था, वो कुछ लोग बीच में अपना पावर का मिसयूज करके लोगों के मन में डर फैलाते, ताकि समाज उनके कंट्रोल में रहे, और कुछ नहीं। इसका मतलब हिंदू धर्म खराब है, इस्लाम खराब है, नहीं, कुछ खराब नहीं है, सब अपने अपने जगह में, सब अच्छा ही बोला है, सब ह्यूमैनिटीज के लिए बोला है। लेकिन वो कुछ लोग अपने हिसाब से नियम बना के समाज को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, और हमें लगता है कि ये नियम चले आ रहे हैं। और हमारा पापा भी हमको बोलता है कि चले आ रहे हैं, उसका पापा उसको बोला था चले आ रहे हैं। जैसे रिसेंटली मोदी जी के बाद मुस्लिम धर्म में एक प्रॉब्लम है ना सर, शादी के बारे में, ट्रिपल तलाक, है ना। वो हैदराबाद के एक सायरा बानू बोल के एक मुस्लिम लेडी ने अकेला दम दिखाया, तो जाके पार्लियामेंट में केस हुआ, और केस लड़ा और जीता भी। और होना ही चाहिए। अरे क्या मतलब है कि बिना बात का शादी करते जाओगे? चार शादी बस कहीं पर कोई लिख दिया तो मानना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, जमाना अलग था, पुराने जमाने में हर राजाओं के सिस्टम था कि 4 5 या 50 शादी भी होता था। समाज अलग हो गया है। अब किस जनरेशन में जी रहे हैं हम लोग? अब 4 शादी होगा, 4 शादी में 5 5 बच्चा करोगे तो 20 20 बच्चा होगा, तो फैमिली, फिर फैमिली प्लानिंग का क्या? फिर समझ कहाँ जाएगा? 140 करोड़ आबादी लेके जॉब नहीं है, जॉब नहीं है चिल्ला रहे हैं हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सिंपल जवाब दिया, इसमें कोई जाति धर्म का मैटर नहीं है, मोरल वैल्यूज को एस्टेब्लिश करना है, चाहे वो किसी भी के अंदर हो। आप समझ रहे हो ना, चाहे सतीदाह हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, सब एक ही मुद्दे पे आ रहा है। कोई 100 साल पहले का हो, कोई 100 साल बाद का हो, अल्टीमेटली है तो समाज का प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है, इसमें मेन बात है वैल्यूज का। अगर कोई पिछड़ा हुआ है, अभी समझ नहीं पा रहा है, सोच नहीं है, ठीक करना है। सब अपने ही है भाई, सब भारतीय हैं, सब अपना ही है, कोई बाहर नहीं जाएगा। हम लोग कभी कभी ना बोलते हैं इनका नियम बहुत खराब है, इसको बाहर फेंक दो। अरे कहाँ फेंकोगे, कहाँ फेंकोगे? सब अपना है, सुधर के अपने अंदर ही लेना है, किसी को फेंक नहीं सकते। किसी का नियम खराब होगा, कोई पुराने विचार का होगा, तो हम थोड़ी ना किसी को बाहर कर सकते हैं, नहीं। उल्टा रोहिंग्या लोगों को लेने के लिए बात विचार चल रहा है, वो लोग भी किधर जाएगा? म्यांमार तो भगा दिया, अब अलग अलग देश लेके ले रहा है। कोई बोल रहे तुम कुछ रखो, कोई बोल रहे तुम कुछ रखो। नहीं, सीरियसली, भारत ने बहुत लोगों को रखा, पाकिस्तान से कितना लोगों को भगाया गया। वो लोग अभी इंडिया में राजस्थान के रेत रेगिस्तान एरिया में है। और कुछ गलत लोग सर, सब नहीं, कुछ गलत लोग गुंडागर्दी करके फालतू में धर्म का नाम लेके लोगों को मारता पीटता है। उसके लिए पूरा एक पूरा कौम खराब हो जाता है। लोगों को लगता है पाकिस्तानी खराब, पाकिस्तान खराब नहीं है, वहाँ का लोग बहुत प्यारा है।
पंजाबी कल्चर है भाई। पंजाबी लोग दिलदार होते हैं। पाकिस्तान तो पंजाबी है, मस्त खाओ पियो मस्त करो, यही पंजाब है, यही पाकिस्तान है। मतलब वहां का जो लोगों का अंदर का कल्चर है, लेकिन कुछ लोगों के मन में इतना गंदगी घुस गया है, उस गंदगी के चक्कर में पूरा पाकिस्तान को हम लोग अपना एनिमी मान के बैठे हो। तुम भारत के पंजाब में जाओ और पाकिस्तान के पंजाब में जाओ, तुमको लोगों में कोई फर्क नहीं लगेगा। तुम अगर एज ए इंसान जाओगे ना, तुमको वही खातिरदारी मिलेगा जो नॉर्मल पंजाबी फैमिली करता है। सेम तरह का घर, लाहौर से अमृतसर कितना दूरी में है, 40 किलोमीटर। सेम स्टाइल के घर दिखेगा तुमको, लोग छत में रहते हैं नॉर्मली सारा दिन, ठीक है, धूप में सूखते हैं, जो भी रोटी बनता है या जो भी क्या बोलते हो मिर्चा वगैरह सूखता है, सेम स्टाइल। सेम खाने का जो जायका होता है, सेम जायका, कुछ फर्क नहीं है। तो फिर ये कुछ लोग ना समाज को, ये वैल्यूज को खराब करके, बिलीफ को खराब करके प्रॉब्लम। और इस पे क्या हो रहा है ना, इकोनॉमी खराब हो रहा है। आज इंडिया पाकिस्तान अगर एटलीस्ट, चलो देश अलग है, लेकिन एटलीस्ट रिलेशन अच्छा होता है यूरोप की तरह, तो तरक्की दोनों करते थे। वो भी तरक्की करते, हम भी तरक्की करते, इंडिया पाकिस्तान मैच भी रेगुलरली होता, एटलीस्ट साल में एक आध सीरीज मिल जाता, हमें भी मजा आता। लेकिन इतना बदमाशी करते कि सीरीज का मतलब हो जाता है कि दोस्ती कर। लेकिन जब दुश्मन बंदूक दिखा के बैठा है तब उससे दोस्ती। हम इधर फ्रेंडली मैच खेलेंगे, तुम उधर कश्मीर हमारा है बोल के अंदर घुस के लोगों को मार के चले जाओगे। रिसेंटली मारा है, फिर से मारा, फिर से मारा अनंतनाग में 6 पुलिस ऑफिसर मोस्ट प्रोबेबली। समझ आ गया क्या, किसी को भी कभी भी मार के चले जाते हैं। अरे हम लोग जैसे कोई ना कोई है ना सर, जो वहां पर जाके लड़ रहा है, फैमिली है, बाल बच्चा है, क्या कर रहा है, अपने देश को सुरक्षा दे रहा है। क्या क्या गलती किया, मैंने मन में कितना भूसा भरा है सोचो बस। चाहो लोगों को मार के आ जाए, कश्मीर हमारा है, अरे क्या, जितना मिला है उसको तो संभाल ले। समझ गए सर। तो इसलिए सोशल डेवलपमेंट होना जरूरी है, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, किसी भी पड़ोसी का हो। जितना सोशल डेवलपमेंट अच्छा रहेगा उतना बिजनेस अच्छा रहेगा। तुमको क्या लगता है, पूरा यूरोप का साइज और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका अफगानिस्तान का साइज उससे भी बड़ा है। मैप खोल के देखो एक बार। तो पूरा यूरोप जैसे फ्री ट्रेड करता है, एक समय में वो लोग भी जंग लड़ता था। रोम, स्पेन, जर्मनी, रशिया, कितना लड़ाई लड़ा है। लेकिन आज वो लोग समझ गया, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। तो अगर ये भारत पाकिस्तान, अच्छा आप भारत पाकिस्तान तो फिर भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मैंने आजकल कोल्ड वॉर लड़ रहा है ज्यादा, ओरिजिनल नहीं। प्रॉब्लम तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अफगानी लोग पाकिस्तान को पसंद ही नहीं करता है। ऐसा हालत है कि अगर छोड़ दिया जाए ना इंटरनेशनल मैटर को, वो लोग कभी भी भिड़ सकता है। अफगानिस्तान का मानना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को यूज करके पाकिस्तान अफगानिस्तान को जमीन को टेरर का जमीन बनाया, यह अफगानी लोगों का मानना है। भयंकर हालत है। ये सब इंटरनेशनल चीजें देखा करो आप लोग, समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या इश्यूज चल रहा है। इसमें तुम लोगों का नॉलेज भी बढ़ेगा और ओवरऑल एक आइडिया भी डेवलप होगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना। इसलिए हर चीज को देखना चाहिए। अच्छा एनवायरमेंटल इश्यूज भी देख लो, ये तो बहुत भयंकर आजकल का प्रॉब्लम है सर। एनवायरमेंटल हैजर्ड्स एंड वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल मैंने, जैसे सिंपल बात है, जिस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, चारों तरफ जंगल को काट रहे हैं। मानसी है कि कहानी सुन सुन के थक गए है अभी तक। है सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, देखो एक एक फैक्टर को, ये सब एक्चुअली ना मतलब ये जो इंटेलेक्चुअल फैक्टर है, ये सब फैक्टर, इसको सिर्फ अगर रट्टा लगाओगे तो बस जिंदगी भर रटते ही जाओगे, लेकिन इसके अंदर का खेल को समझ जाओगे, जिंदगी बदल जाएगा। एनवायरमेंटल इश्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जंगल नहीं रहेगा तो क्या खाओगे, उपजाऊ जमीन नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगा ठीक ठाक से, आंधी भी बारिश होगा। पता है आप लोगों को, पेड़ का काम बारिश कराने में, जहां जंगल होता है वहां बारिश ज्यादा होता है, पता है आपको। तो ऐसे ही देखो, जहां समुद्र होता है, नदी होता है, वो बारिश नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जहाँ जंगल होता है वहां शायद पानी कम है, वाटर बॉडीज नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पर जस्ट बिकॉज ऑफ जंगल है, वो बारिश कर देगा, माटी में उपजाऊ आ जाएगा। उपजाऊ माने
फर्टिलिटी, तो ऑटोमेटिकली वहां के लोगों का खेती बाड़ी भी हो जाएगा, फसल महंगा नहीं होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सोचो कितना बड़ा इश्यूज है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। अच्छा, जो लोग जंगल चोरी करते हैं उनसे शेयर ले लेते हैं, पॉलिटिकल फंड ले लेते हैं, कुछ बोलते नहीं है जंगल चोर को, चुपचाप बैठे हुए हैं। नदी खत्म हो जा रहा है, नदी को ब्लॉक कर दे रहा है लोग जगह जगह में, नदी का बहाव को बंद कर दे रहा है। नदी के साइड साइड में बालू होता है ना सर, रेत, उसको लेके स्मगलिंग कर रहा है। अच्छा, नदी के साइड का रेत खा लोगे तो फिर फ्लड से कैसे बचोगे, क्योंकि वो तो नेचुरल वाल है। नदी के दोनों साइड में जो रेत होता है वो नेचुरल वाल होता है सर। हाँ, अब तो अंदर से भी खराब कर रहा है, तो दोनों साइड का रेत हट जा रहा है, स्मगलिंग कर रहा है, क्योंकि घर बनाने के लिए बहुत चाहिए होता है ना, तो सस्ता रेट में अनऑर्गेनाइज लोग कर रहे हैं। एक होता है सरकारी सिस्टम में चलना, और एक होता है अनऑर्गेनाइज सिस्टम में कुछ लोग चोरी कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से काट रहे हैं। ऐसे तो हम लोग देखो, रिसोर्सेज तो हम लोग यूज करेंगे, लेकिन उसको एक लिमिटेड वे में यूज करना है, कंट्रोलिंग वे में यूज करना है। ऐसा नहीं कि जो मर्जी जहां से उठाए। फिर जब एक बड़ा सा फ्लड आ जाएगा, जैसे दिल्ली में क्या हुआ, जमुना का हालत देखो, दिल्ली में ऐसे बारिश कम होता है, इस बार ऐसा बारिश हुआ कि केजरीवाल खुद डूब गए। हाँ, केजरीवाल बोला कि प्रिपेयर नहीं थे, कैसे प्रिपेयर होगा, उसको पता ही नहीं कि दिल्ली में इतना बारिश होता है। दिल्ली में इतना बारिश हुआ, बंगाल में, अभी तक कोलकाता में इतना बारिश नहीं हुआ। ये नॉर्मली ट्रॉपिकल जोन है प्योरली, और वो सब ट्रॉपिकल जोन है, फिर भी यहाँ पर बारिश नहीं हुआ उतना जितना बारिश दिल्ली में हो गया। अब यही प्रॉब्लम है कि जहां होना है वहां नहीं होगा, जहां होना चाहिए वहां होना ही होगा, तो पूरा बिगड़ जाएगा सिचुएशन। अब दिल्ली कंट्रोल में नहीं कर पाएगा, तो इसलिए अच्छा, हैजर्ड्स वेस्ट डिस्पोजल, इसको भी साइंटिफिकली कर सकते हैं। ऐसे बोल नहीं रहे, मेरे पास एक साउथ इंडिया में करते हैं। अगर कभी आप लोग तिरुपति बालाजी जाते हो ना, वहां पर जाके कभी देख के आओ, वहां के घर घर में, जैसे हमारे हर घर में सब्जी काटते हैं, तो सब्जी का जो छिलका होता है, खोसा, रे बांग्लादेशी टर्म का खोसा बोले, सब्जी का जो छिलका होता है उससे ना बायो गैस होता है, बायोगैस, हाँ सर, जैसे हम लोग एलपीजी गैस यूज करते हैं वैसा बायोगैस होता है। तो हर घर से जितना भी लोग अपना सब्जी का जो वेस्ट होता है, लोग क्या करते हैं कि घर में दो तरह का वेस्टेज होता है, एक लिक्विड टाइप का है ना, जैसे चाय बनाया, चाय का एक जो गंदा चीज है, दूध का या सब्जी का कोई लिक्विड चीज, उसको अलग कर दो। और जो सूखा पार्ट है, लाइक जैसे सब्जी वगैरह का जो छिलका है, उसको अलग कर दो। लोगों को बताओ, पहले से जाके लोगों को जानकार करो कि सबको अलग अलग रखो। कितना एंटरप्रेन्योर बना है तुम लोग जानते नहीं हो, सभी नॉलेज का खेल है। क्या करता है, जो भीगा हुआ चीज है, जो गीलापन है, उसको, वो तो कुछ काम नहीं आएगा, उसको वेस्टेज में डंप कर देगा, और जो सूखा पार्ट है उसको अलग कर देगा, उसको ले जाके एक बायो गैस का चेम्बर बनाता है, उसके अंदर डाल देता है। वहां पर हर होटल के अंदर ऑलमोस्ट नॉर्मल एक एलपीजी गैस यूज करता है रेस्टोरेंट चलाने के लिए, और एक चेम्बर बना के रखता है रेस्टोरेंट वाले, जहां पर दिन भर जितना कलेक्शन होता है उसमें उनको एटलीस्ट हर मंथ 4 सिलेंडर का खर्चा बच जाता है, जितना गैस उस पर्टिकुलर बायो प्रोडक्ट से मिलता है। अच्छा, सोचो कि अगर बड़ा मात्रा में हो, क्योंकि वेस्टेज तो होता ही है, हम लोग तो ऐसे ही फेंक फेंक देते हैं, तो कितना बर्बाद होता है, इसको रिसाइकल कर लो। अच्छा, प्लास्टिक को अलग करने का बंदोबस्त करो, प्लास्टिक से रास्ता बनता है, पता है, रिसेंटली बैंगलोर करके दिखाया कि ये जितना प्लास्टिक का वेस्टेज होता है, जो ब्लॉक करता है, ब्लॉक कर देता है ना, फालतू में वाटर लॉगिंग होता है, तो क्या करते हैं, प्लास्टिक को अलग करो। अच्छा, वो जो एंटरप्रेन्योर कंपनी है वो क्या करते हैं जानते हो, जो भी फैमिली से लेता है ना, बोलते हैं कि हम लोग 1 टका 2 टका करके देंगे आपको, आप अलग करके रखो। ऐसे तो फ्री में ही दे देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फेंकना ही होता है, लेकिन फिर भी वो जाके 1 टका 2 टका करके देता है, हर पैकेट का 1 टका 2 टका, फिर भी 50-60 रुपए तो हो ही जाता है मंथ का, है ना। तो कंपनी खरीदता है, फिर उसको मार्केट में बेच के उनको पैसा अच्छा मिल जाता है, क्योंकि वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गैस जनरेशन है। लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। प्लास्टिक को कलेक्ट करके, एक तो तुम उसको रिफाइनरी में डाल के रिसाइकल करके फिर से बोतल बॉटल बन जाए, दूसरा आजकल रोड बनाने में गवर्नमेंट यूज कर रहा है,
इसमें रोड का लॉन्जिविटी बढ़ता है। पहले क्या कर रहा है, मिट्टी के पिच के नीचे प्लास्टिक को पूरा एकदम पिघला के उसको पूरा लगा दे, उसके बाद पिच लगा रहा है। क्या हो रहा है ना, जब पानी गिरता है, ऐसे तो पानी प्लास्टिक को नीचे नहीं दे सकता ना, तो पिच जहाँ है उसके ठीक नीचे प्लास्टिक है, तो पानी अंदर जाएगा तो पिच को खराब करेगा, लेकिन अंदर जाएगा तब ना खराब करेगा, तो रोड बिगड़ने में बचा रहा है। हाँ, रोड के अंदर जब पानी जाएगा, पिच के अंदर से पानी सूखेगा, मतलब तुम ड्रेनेज कर दो दोनों साइड में, दोनों साइड में ड्रेनेज कर दो, पानी निकल जाएगा ड्रेनेज, लेकिन पिच तो खराब नहीं होगा ना। बार बार पिच को रिपेयरिंग करने में टाइम लगता है। जैसे ये कोलकाता का जो सब रास्ता है, ये बहुत ही वेट लैंड है, मैंने गीला मिट्टी है यहाँ का मिट्टी जो है गीला है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, तो रास्ता टिकता नहीं है, एक बारिश में रास्ता खराब। इससे बचा सकते हैं हम लोग। इसमें खर्चा भी तो कम होगा सरकार का। हर बार एक रास्ता को बनाने में करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है, तो अगर 2 साल में एक बार करना पड़े या 3 साल में एक बार करना पड़े तो करोड़ों बचेगा ना, वो पैसा दूसरे जगह में यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं। मैं जो बोला, इसको सिर्फ सुनना नहीं है, घर पे रिसर्च करना कि सर बोल रहा था, पता लगेगा सर, मैं कहानी नहीं सुनाता। तो तुम लोग पढ़ोगे ना, तुम लोगों का खुद का भी रिसर्च का नॉलेज बढ़ेगा। खुद नहीं करे, कम से कम किसी को सजेस्ट कर सकते हो। अब हर कोई हर चीज नहीं कर सकता, जो जिसके लिए बना है वो वही करेगा, लेकिन अगर किसी को ये सजेशन ठीक लग जाए तो देखना उस दिन वो एंटरप्रेन्योर बन गया। समझ रहे हो सर। तो ये है पेस्टल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बिजनेस एनवायरनमेंट का ये पेस्टल एनालिसिस समझ में भी आया, इसका इम्पैक्ट भी समझ में आया, और ये जो भी है ये क्या फैक्टर है, मैक्रो फैक्टर है। ठीक है सर, तो आज का क्लास में इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट दिन मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, अच्छा ये तो आप समझ रहे हो, धीरे धीरे मैं इंडियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, कि ये सब ठीक ठाक पहले समझ लेते हैं एनवायरनमेंट को, इसका माइक्रो मैक्रो दोनों को समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी और उसका पॉलिसीज की तरफ बढ़ेंगे। आज पहला क्लास था। ठीक है, समझ में आया सर। ठीक। मानसी समझ में आया। हाँ सर। अच्छा, नोट्स मैंने शेयर कर दिया सबको, जिनके पास नहीं है वो वहां से ना डिटेल्स में मिल जाएगा, घर पे गो थ्रू करके रखना। ठीक है, ओके मानसी, आज इतना ही है, फिर बाय। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।